आज हमारे सामने जो स्रोत है मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ का एक बहुत ही बारीक और दिलचस्प लेख है। ये लेख मुख्य रूप से भारत के बहुचर्चित महिला आरक्षण बिल पर बात करता है। हाँ, और उसके साथ जो परिसीमन मतलब जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं, उसके पीछे की पूरी राजनीतिक बिसात का भी विश्लेषण करता है। जी, तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आपने कहा था कि लेख पढ़ते समय एक सवाल ने आपको बहुत उलझा दिया था। हाँ, वो सवाल एक संविधान संशोधन बिल से जुड़ा है। मतलब हम सब जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, वो कोई मामूली आंकड़ा तो है नहीं। वही तो, वो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो रातों रात मिल जाए। हम्म, और लेख एकदम साफ तौर पर कहता है कि सत्ताधारी दल को ये बहुत अच्छे से पता था कि उच्च सदन में उनके पास ये जादुई आंकड़ा नहीं है। हम्म, तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी सरकार ऐसा बिल संसद में लाएगी ही क्यों जिसके बारे में उससे पहले से पता हो कि वो गिर जाएगा। मतलब क्या ये राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी फजीहत नहीं है? देखिए अगर आप सतह से देखेंगे तो ये वाकई एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल या शर्मिंदगी लग सकती है। क्योंकि कोई भी सरकार हारना तो नहीं चाहती। जाहिर सी बात है। लेकिन राजनीति विज्ञान और संवाद की दुनिया में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम मॉरल ओनरशिप या नैतिक अधिकार कहते हैं। मॉरल ओनरशिप, ओ ये कैसे काम करता है? स्रोत इसी ओर इशारा कर रहा है। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई चाल थी। इसे ऐसे समझिए, जब कोई सरकार एक ऐसा बिल लाती है जो समाज के बहुत बड़े और संवेदनशील वर्ग से जुड़ा हो, जैसे कि महिलाओं के अधिकार। बिल्कुल, और मान लीजिए वो बिल गिर जाए, तो सरकार जनता के बीच जाके ये थोड़ी कहती है कि अरे हम तो हार गए। तो वो क्या नैरेटिव सेट करते हैं? वो कहते हैं कि देखिए हमारी नीयत तो एकदम साफ थी, हम तो आधी आबादी को उनका हक देना चाहते थे, लेकिन इस विपक्ष ने हमें रोक दिया। अच्छा। हाँ, और लगातार इस बात को दोहराने से क्या होता है, जो पार्टी बिल ला रही होती है वो उस मुद्दे की एकमात्र मालिक या पैरोकार बन जाती है। ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। ये तो शतरंज के उस खेल की तरह हो गया जहां आप जानबूझकर अपना कोई अहम मोहरा कुर्बान कर देते हैं। जैसे कि वजीर या घोड़ा। हाँ, और सामने वाले खिलाड़ी को लगता है कि ओहो, उसने आपका मोहरा मार गिराया है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन असल में वो आपके बिछाए हुए जाल में फंस चुका होता है। एकदम सही। मतलब संसद में बिल का गिरना असल में एक सोचा समझा जाल था, एक कैलकुलेटेड रिस्क। आपकी ये शतरंज वाली तुलना इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। जब बिल गिरता है तो विपक्ष को लगता है कि उन्होंने सरकार को संसद में मात दे दी। हम्म। लेकिन असल में सरकार ने वो नोरा कुर्बान करके एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा अपने नाम कर लिया है। स्रोत के अनुसार इस रणनीति का मेन टारगेट विपक्ष को एक खास फ्रेम में कैद करना था। कैसा फ्रेम? वो फ्रेम था विपक्ष को एंटी रिफॉर्म यानी सुधार विरोधी और एंटी विमेन यानी महिला विरोधी साबित करना। लेकिन एक बात बताइए, क्या विपक्ष चुपचाप ये ठप्पा अपने ऊपर लगने देता है? मतलब वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे ना, वो भी अपना पक्ष रखते होंगे कि उन्होंने किसी तकनीकी कारण से बिल का विरोध किया है। करते तो हैं, लेकिन तकनीकी कारण राजनीतिक रैलियों के शोर में कहीं दब जाते हैं। अच्छा। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो आम जनता इन तकनीकी बारीकियों में नहीं उलझती। उनके सामने तो बस एक बहुत ही सीधा और भावनात्मक सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि महिला आरक्षण किसने रोका? बिल्कुल, जब महिलाओं को अधिकार देने की बारी आई तो अड़ंगा किसने लगाया। संवाद की इस लड़ाई में जो भावनाएं जगा पाता है, जीत उसी की होती है। ओह, ये तो गजब की रणनीति है। मतलब एक हारा हुआ बिल सरकार के लिए सबसे बड़ी जीत का नैरेटिव बन गया। हाँ, और जब भी भविष्य में ये बिल पास होगा ना, तो मॉरल ओनरशिप उसी पार्टी की रहेगी जिसने सबसे पहले वो कुर्बानी दी थी। वो हमेशा कहेंगे कि शुरुआत हमने की थी। ये तो हेड्स आई विन टेल्स यू लूज वाली बात हो गई। पास हुआ तो क्रेडिट हमारा, गिरा तो तुम खलनायक। बिल्कुल सही। इसी एंटी रिफॉर्म वाले ठप्पे से मुझे लेख का एक और हिस्सा याद आ रहा है जो मुझे पढ़ते वक्त बहुत ही विरोधाभासी लगा था। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? स्रोत में जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, जीएसटी का सफर तो भारतीय राजनीति में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की एक पूरी मास्टर क्लास है। वही ना, मतलब स्रोत याद दिलाता है कि जीएसटी असल में इस सत्ताधारी दल का मूल विचार था ही नहीं। ये विचार तो विपक्षी पार्टी का था जब वो सत्ता में थे।
और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस जीएसटी का बहुत कड़ा विरोध किया था। बिल्कुल। लेकिन जब सत्ता बदली और वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी जीएसटी को सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में पेश कर दिया और उसे लागू भी कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो राजनीतिक बिसात का सबसे दिलचस्प पल था। जैसे ही नई सरकार ने इस विचार को अपनाया तो विपक्ष ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि वो मूल विचार उन्हीं का था। बिल्कुल। मेरी उलझन यहीं पर है, मतलब क्या जनता इतनी भोली है? क्या लोग ये नहीं देखते कि जो पार्टी कल तक किसी चीज का विरोध कर रही थी आज उसे लागू कर रही है, और जो पार्टी कल तक उसे लाना चाहती थी आज उसके खिलाफ धरने पर बैठी है? इस तरह के स्पष्ट पाखंड के साथ कोई सरकार कैसे बच निकलती है? राजनीति में ऐसा कैसे चलता है? देखिए, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब एजेंडा कंट्रोल के सिद्धांत में छिपा है। एजेंडा कंट्रोल। हाँ। राजनीति में इस बात का कोई खास महत्व नहीं रह जाता कि इतिहास के पन्नों में शुरुआत किसने की थी। सारा खेल इस बात का है कि वर्तमान में संवाद के नैरेटिव पर किसका नियंत्रण है। तो ये एजेंडा कंट्रोल जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? मतलब सरकार ने इस विरोधाभास को संभाला कैसे? सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम पुराने बिल का ही समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने नैरेटिव को इस तरह मोड़ा कि पुराना विचार तो त्रुटिपूर्ण था, उसमें कमियां थी, हम उससे सुधार कर ला रहे हैं ताकि देश के व्यापारियों का भला हो सके। तो इस एक लाइन ने सारा विमर्श ही बदल दिया। बिल्कुल। अब आप सोचिए, विपक्ष के पास क्या विकल्प बचा? अगर वो समर्थन करते तो सारा क्रेडिट वर्तमान सरकार को चला जाता, इसलिए उन्हें विरोध का रास्ता चुनना पड़ा। और यही विपक्ष उस जाल में फंस गया जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। एकदम सही पकड़े आप। जब विपक्ष ने विरोध किया तो सत्ताधारी दल ने तुरंत अपने एजेंडा कंट्रोल का इस्तेमाल किया और उन्हें सुधार विरोधी घोषित कर दिया। हाँ, उन्होंने जनता से कहा, देखिए, हम तो देश के टैक्स सिस्टम को सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष है जो हर अच्छे काम में अड़ंगा डालता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष अपनी ही बनाई हुई विरासत का विरोध करते हुए एकदम दिशाहीन नजर आने लगा। यही तो एजेंडा कंट्रोल है। राजनीति में आप अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ हराते नहीं हैं, आप उसे उसी के विचारों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि अंत में वोटिंग के समय विपक्ष को भी जन भावना के दबाव में उसी बिल का समर्थन करना पड़ा। बिल्कुल, विचार किसी और का था, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट और मॉरल ओनरशिप सत्ताधारी दल के खाते में चली गई। ये इतिहास को मिटाकर वर्तमान की एक नई कहानी गढ़ने की ताकत है। लेकिन अगर एजेंडा कंट्रोल इतना ही अचूक और शक्तिशाली हथियार है तो मुझे एक बात और खटक रही है। जी बताइए। लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, इन जैसे मुद्दों को पार्टी ने लगभग 30 सालों तक जीवित रखा। हाँ, ये ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने पार्टी के वैचारिक आधार को सींचा, उनके कैडर को एक लंबे समय तक एकजुट रखा। बिल्कुल रखा। लेकिन आज तो स्थिति बदल चुकी है ना। 370 हटाया जा चुका है, अयोध्या का मुद्दा भी अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका है और यूसीसी पर भी काम आगे बढ़े ही रहा है। तो आज जब सरकार विकसित भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी इतनी बड़ी बड़ी नीतियों पर बात कर रही है, तो चुनाव लड़ने के लिए महिला आरक्षण जैसे एक बिल्कुल नए भावनात्मक मुद्दे की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब क्या आर्थिक विकास के आंकड़े चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं होते? उन्हें एक नए रैलिंग पॉइंट की तलाश क्यों थी? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। अगर हम स्रोत की गहराई में जाएं तो हमें एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत का सामना करना पड़ता है। कैसी हकीकत? बात यह है कि आर्थिक नीतियां, जीडीपी के आंकड़े और विकसित भारत का विजन, ये सब राष्ट्रीय स्तर पे या टीवी डिबेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एक आम इंसान रोज सुबह उठता है तो उसका सामना इन आंकड़ों से नहीं होता। हाँ, उसका सामना तो सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप पर होता है। बिल्कुल। जमीनी हकीकत यह है कि आम नागरिक आर्थिक तनाव, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। सही बात है। और जब ये आर्थिक दर्द बढ़ने लगता है तो जनता के भीतर एक असंतोष पैदा होता है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर कहते हैं। और मुझे लगता है इस लहर को कोई भी आर्थिक आंकड़ा शांत नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहीं पर स्रोत डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी यानी ध्यान भटकाने की रणनीति का जिक्र करता है। जी हाँ,
जब जनता रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों से घिरी हो तो आप उन्हें जीडीपी ग्रोथ का चार्ट दिखाकर वोट नहीं मांग सकते। आपको एक ऐसे मुद्दे की आवश्यकता होती है जो उनकी तकलीफों से बड़ा लगे, जो उन्हें भावनात्मक स्तर पर झकझोर दे। और महिला आरक्षण वो नया भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन महिलाओं का मुद्दा ही क्यों चुना गया? क्योंकि भारत में लगभग 50% वोटर महिलाएं हैं। ये कोई छोटा समूह नहीं है या किसी एक राज्य का वोट बैंक नहीं है। हाँ, ये तो आधी आबादी है। बिल्कुल। जब आप महिला सशक्तिकरण और उन्हें संसद में अधिकार दिलाने की बात करते हैं तो ये मुद्दा जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। तो मतलब ये एक ऐसी ढाल बन जाता है जो उन चुभते हुए आर्थिक सवालों को पीछे धकेल दे। इसे आप एक नए रैलिंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। स्रोत का तर्क है कि ये मुद्दा इतना व्यापक है कि ये अगले 10 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। मैं समझ रही हूँ। जब जमीन पर कोई आम नागरिक पार्टी कैडर से कहेगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो उनके पास एक तैयार जवाब होगा। वो कहेंगे कि हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन जरा सोचिए, सदियों से हाशिए पर रही महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनका हक तो हमारी ही सरकार दिला रही है। बिल्कुल। ये नैरेटिव आर्थिक दर्द को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के पीछे छिपाने का काम बहुत खूबी से करता है। ये वाकई में बहुत ही गहरी और लंबी अवधि की सोच है। मतलब आर्थिक मुद्दों का सामना करने के लिए सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों का एक सुरक्षा चक्र बनाना। सही कहा। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो इस लेख का सबसे जटिल और शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है। आप परिसीमन वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। इस महिला आरक्षण बिल का डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के साथ जुड़ा होना, ये इस पूरे विश्लेषण का सच में सबसे संवेदनशील और गंभीर हिस्सा है। ये सीधे तौर पर भारत के भविष्य के राजनीतिक भूगोल को प्रभावित करता है। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। सरकार ने महिला आरक्षण को तो बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ जो डीलिमिटेशन की शर्त जुड़ी हुई थी उस पर अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए, कैसी एनालॉजी? क्या हम इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया को एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह देख सकते हैं? स्ट्रेस टेस्ट? इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी सुनने वालों के लिए? जैसे कोई सिविल इंजीनियर किसी नए पुल को आम जनता के लिए खोलने से पहले उस पर भारी वजन डालकर एक स्ट्रेस टेस्ट करता है। अच्छा, हाँ। वो ये देखना चाहता है कि पुल का कौन सा हिस्सा दबाव में चटकने लगता है और कौन सा हिस्सा मजबूती से टिका रहता है। तो संसद में जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो क्या इसका उद्देश्य केवल बिल पास कराना था या फिर ये देखना था कि भविष्य के राजनीतिक गठबंधनों के लिए कौन सी क्षेत्रीय पार्टी किस तरफ झुकाव रखती है? आपकी ये स्ट्रेस टेस्ट वाली एनालॉजी इस राजनीतिक दांवपेच पर बिल्कुल फिट बैठती है। स्रोत में ट्रिपल तलाक के बिल का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है जो आपकी इसी बात को पुष्ट करता है। हाँ, वो ट्रिपल तलाक वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प था। देखिए, ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था जहां ये माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के दबाव में सभी क्षेत्रीय पार्टियां सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। स्ट्रेस टेस्ट में क्या दिखा? कई छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों को किनारे रखकर उस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। इससे विपक्ष की एकता में दरार पड़ गई और सरकार को यह समझ आ गया कि भविष्य में कौन उनके साथ आ सकता है। और महिला आरक्षण बिल भी तो एक ऐसा ही भारी भरकम मुद्दा है ना? बिल्कुल। महिला आरक्षण का विरोध करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती कदम है। इस बिल को पटल पर रखकर सरकार ने पूरे विपक्ष को एक धर्म संकट में डाल दिया। मतलब अगर विरोध किया तो महिला विरोधी कहलाएंगे। हाँ, और इस स्ट्रेस टेस्ट से सत्ताधारी दल को अपने भविष्य के गठबंधनों की जमीन तैयार करने का एक बहुत स्पष्ट नजरिया मिल गया। लेकिन जो असली पहेली है वो ये है कि डीलिमिटेशन को लेकर सरकार पीछे क्यों हट गई। लेखक ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, जिसे हम नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं, उसके संदर्भ में एक बहुत ही गंभीर बात कही है। जी, मैं चाहूंगी कि हम इस डीलिमिटेशन के खतरे को थोड़ा और विस्तार से समझें। आखिर इसमें ऐसा क्या था जिससे सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े? इसे समझने के लिए हमें डीलिमिटेशन या परिसीमन के मूल सिद्धांत को समझना होगा। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहूं तो डीलिमिटेशन का मतलब है देश की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का फिर से निर्धारण करना।
सुनने में तो ये बहुत ही तार्किक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगती है। मतलब जिस राज्य में ज्यादा लोग होंगे उन्हें संसद में अपनी बात रखने के लिए ज्यादा प्रतिनिधि मिलने चाहिए। जी इसमें विवाद कैसा? देखिए, कागज पर तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन जब हम भारत की जमीनी हकीकत और पिछले 50 सालों के इतिहास को देखते हैं तो ये सिद्धांत एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट को जन्म देता है। वो कैसे? पिछले कुछ दशकों में दक्षिण भारत के राज्यों ने, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उन्होंने गवर्नेंस के मामले में बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी चीज परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यानी उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर लिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के वो लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके और वहां आबादी तेजी से बढ़ती रही। अच्छा। अब जरा सोचिए, अगर आज सिर्फ नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर संसद की सीटों का बंटवारा कर दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका सीधा गणित तो यही कहता है कि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें लोकसभा में बहुत सारी नई सीटें मिल जाएंगी। और दक्षिण भारत का क्या होगा? क्योंकि उनकी जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर कम हो गया है, इसीलिए उनकी सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या अनुपातिक रूप से कम हो जाएंगी। मतलब संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। और यही वो सबसे बड़ा खतरा है। दक्षिण भारत के राज्यों के नजरिए से सोचें तो ये उनके लिए एक तरह की सजा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने राष्ट्रीय हित में अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, बेहतर गवर्नेंस दिया और इनाम के तौर पर संसद में उनका प्रभाव कम किया जा रहा है। इसे राजनीतिक विश्लेषक पनिशमेंट फॉर सक्सेस या सफलता की सजा कहते हैं। बाप रे, ये तो दक्षिण के राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट है। अगर ऐसा हुआ तो वहां से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। सत्ताधारी दल के रणनीतिकारों को इस बात का बहुत गहरा अंदाजा था। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस बिल के समय दक्षिण भारत के कई अहम राज्यों में चुनाव आने वाले थे। ओहो, तो ये है वो बायां हाथ जो ध्यान से ओझल था। बिल्कुल। अगर उस समय डीलिमिटेशन के इस संवेदनशील मुद्दे को हवा दी जाती तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक टकराव पैदा हो जाता। दक्षिण के राज्य ये महसूस करते कि उत्तर भारत उन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व थोप रहा है। एकदम सही। और चुनाव से ठीक पहले ऐसा ध्रुवीकरण किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। इसीलिए सरकार पीछे हट गई। हाँ, सत्ताधारी दल ने एक बहुत ही सोची समझी और सुरक्षित रणनीतिक चाल चली। उन्होंने डीलिमिटेशन के विवादित हिस्से को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण के जश्न पर केंद्रित किया। मास्टर स्ट्रोक। इससे उन्हें क्या मिला? उन्हें महिला सशक्तिकरण का पूरा नैरेटिव और क्रेडिट भी मिल गया और उन्होंने दक्षिण भारत की भारी नाराजगी और एक संभावित संवैधानिक संकट को भी टाल दिया। बिल्कुल। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। हम आमतौर पर अखबार के पहले पन्ने पर छपी हेडलाइंस देखते हैं कि फलां बिल पास हो गया या फलां बिल गिर गया। लेकिन आज की इस चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति का असली खेल उन हेडलाइंस के पीछे बंद कमरों में बनने वाली रणनीतियों में छिपा होता है। देखिए, राजनीति कभी भी सिर्फ आज या कल के बारे में नहीं होती। स्रोत का ये पूरा विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि जो सफल राजनीतिक दल होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग में यकीन रखते हैं। बिल्कुल। वो आज एक मोहरा इसलिए चलते हैं ताकि 10 साल बाद होने वाले चुनाव की जमीन तैयार की जा सके। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि संवाद और नैरेटिव दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। इतिहास में विचार किसका था ये मायने नहीं रखता। आज उस विचार को जनता तक कौन और कैसे पहुंचा रहा है ये तय करता है कि राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में रहेगी। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अगली बार जब भी देश में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो, कोई नया बिल आए, तो सिर्फ ये मत देखिए कि दायां हाथ क्या दिखा रहा है। ये सवाल जरूर पूछिए कि इस इल्यूजन के पीछे वो बायां हाथ असल में क्या कर रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। और यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। और चीजों को जसखता स्वीकार करने के बजाय उनके पीछे के कारणों और परिणामों पर सवाल उठाना। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस विश्लेषण का एक ऐसा पहलू है जो मुझे लगता है कि हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आप नॉर्थ साउथ डिवाइड वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, लेखक ने अंत में जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की है
वो हमारे देश के संघीय ढांचे के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। अब वो सवाल हमारे लोकतंत्र की मूल परिभाषा से जुड़ा है। देखिए, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधित्व, जहां जितने ज्यादा लोग, उनकी उतनी बड़ी आवाज। लेकिन अगर ये आवाज सिर्फ बढ़ती जनसंख्या पर निर्भर करती है तो फिर अच्छे प्रशासन का क्या मोल रह जाता है? सही सवाल है। मतलब जिन राज्यों ने अपनी आबादी को नियंत्रित करके देश के संसाधनों पर बोझ कम किया, अगर उनकी राजनीतिक ताकत छीन ली जाती है तो क्या भविष्य में कोई भी राज्य जनसंख्या नियंत्रण या बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रेरित होगा? ये एक बहुत ही गंभीर विरोधाभास है। क्या भविष्य के भारत में परिसीमन का आधार केवल और केवल जनसंख्या होनी चाहिए, या फिर किसी राज्य के आर्थिक योगदान, उसके गवर्नेंस मॉडल और उसके मानव विकास सूचकांक को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करने का आधार बनाया जाना चाहिए? हाँ, एक निष्पक्ष, संतुलित और सही आधार क्या होना चाहिए जिससे देश के हर हिस्से को ये महसूस हो कि संसद में उसकी आवाज को दबाया नहीं जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान या एक लाइन का जवाब नहीं है। आने वाले दशकों में भारतीय लोकतंत्र को इस जटिल पहेली का समाधान ढूंढना ही होगा। बिल्कुल। और इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार जब भी राजनीतिक मंच पर कोई नया जादू का खेल शुरू हो तो याद रखिएगा कि असली कहानी कहीं और लिखी जा रही है।